हम ठीक 5 मिनट बाद इस सत्र की शुरुआत करेंगे, जब तक आप सभी जुड़ रहे हैं। दीपक सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? ऑडियो शायद म्यूट है क्या सर? नहीं, अरविंद सर का तो म्यूट सही है। अरविंद सर की तो आवाज आ रही है, दीपक सर की आवाज नहीं आ रही है। आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि कृपया धैर्य बनाए रखें, हम जल्दी इस सत्र की शुरुआत करने वाले हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी को सूचित कर दूं कि सत्र के दौरान आप सभी अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे। सत्र के आखिरी में आप अपने अपने प्रश्न हमारे एक्सपर्ट के साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा सत्र के आखिरी में आपके साथ फीडबैक लिंक टेक्स्ट में शेयर किया जाएगा, जिसे आपको फिलअप करना होगा। सत्र के बीच में आप सभी से अनुरोध है कि कोई भी फीडबैक फॉर्म के लिए हमसे अनुरोध ना करें। डायरेक्टर सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? दीपक सर? अरविंद सर, आपका वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं। अरविंद सर? मैं तो कहूंगा कि आज ऑडियो पे ही काम हो जाए, वीडियो देख के लोग भाग ना जाए, बोलेंगे इतना नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत मरा नहीं हुआ सर। चेहरा लेकर के जो आए हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी तबीयत हालत मेरी तो मस्त सबको हो पता चुकी है है। एकदम, सीख सीख के ना मैं बहुत हाँ, बदहाल हूँ। कोई आपने तो ये मैं हूँ साथियों, और ऐसे ही रहता हूँ ज्यादातर समय में, लेकिन अभी आज थोड़ा 3-4 दिन मुझे हो गया, लेकिन ये पहले से तय था। मनीष जी बात कर रहे थे तो मुझे लगा आना चाहिए, वैसे भी खेती की बात इतनी हो नहीं पाती है, तो हम इसीलिए। बेसिकली हम आपको परेशान सा कर रहे हैं। ये नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल लिए। नहीं, परेशान की क्या बात है। ये तो अभी बीमारी है, क्या है ना, थोड़ा ऐसे आगे, नहीं तो मैं तो और अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करता और आपकी बात नहीं लगता। डायरेक्टर सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? दीपक सर? दीपक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज शायद हमारी आवाज तक पहुंच नहीं पा रही है। प्रॉपर कम्युनिकेशन। ये हमारे पास अभी 84 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। हमारा हाउसफुल होने वाला है थोड़ी देर में। ये जो लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं, अपने हैंड को जो है नीचे कर लें। और प्लीज़, मतलब वेबिनार के दौरान किसी तरीके की अनियमितता मत करें, नहीं तो रिमूव कर दिया जाएगा। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होती है सभी पार्टिसिपेंट से, क्योंकि हम बहुत शालीनता के साथ चाहते हैं कि कोई भी जो नॉलेज शेयरिंग हमारा हो रहा है हमारे वेबिनार के जरिए वो होता रहे। प्लीज़, ये हमारी डायरेक्टर रिक्वेस्ट। सर हम जरा जुड़ चुके हैं सर। एक बार अगर हम ये देख लें आवाज आ रही है कि नहीं। दीपक सर, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। ऑडियो म्यूट है। हेलो। साथियों, लगभग नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे फुल हो चुके हैं।
और हेलो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। सर हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो मनीष जी, आ रही है आवाज? जी सर, अब आवाज आ रही है सर, अब आवाज आ रही है ओके आपकी। ओके 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 देन इट्स ऑलराइट। शुड आई स्टार्ट? हेलो। हाँ जी, अरुण अरुण अब स्टार्ट कर सकते हैं आप। नहीं है वो हम लोग। ओके ओके। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण जायसवाल आप सभी का मंदसौर विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और आज कृषि जीविका का साधन मात्र नहीं बल्कि एक व्यवसाय के रूप में भी उभरा है, जहां आज कृषि क्षेत्र में तमाम तकनीकी विकास हुए हैं, जिसके कारण खेती आसान व सुविधाजनक हो गया है। लोग नए नए योजनाएं और तकनीक से रूबरू हो रहे हैं, उनको क्रियान्वित करना सीख रहे हैं। वहीं जमीनी और तकनीकी स्तर पर अब भी कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें पत्रकारिता ने अपने अलग अलग माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो और तमाम पत्रिकाओं के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम किया। कृषि विकास में कृषि पत्रकारिता का एक अपना अहम योगदान रहा है। भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि हरित क्रांति एक बहुत जब योजना आई थी तो हरित क्रांति को जन जन तक पहुंचाने में कृषि पत्रकारिता का अपना एक अहम योगदान है। कृषि पत्रकारिता ने किसानों को विभिन्न तकनीक और रसायनों के उपयोग और दुरुपयोग के प्रति जागरूक करने व किसानों की आवाज को आमजन और सिस्टम तक पहुंचाने का भी काम किया। कृषि पत्रकारिता के महत्व को देखते हुए ही कई ढेर सारे कृषि विश्वविद्यालयों ने विभिन्न पत्रिकाएं प्रकाशित करना शुरू की। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हिसार कृषि विश्वविद्यालय में हरियाणा नाम से पत्रिका शुरू की थी 1969। उसके बाद जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी पंतनगर में और कृषि भारती नाम से एक पत्रिका शुरू की। तो ऐसी कई ढेर सारी पत्रिकाएं रही हैं जिसमें कि किसानों को रूबरू करने और जो नई तकनीक आ रही है या फिर जो नए नए रसायन जो मार्केट में आ रहे हैं तो किसका क्या उपयोग है, दुरुपयोग है, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, लोगों को पारंपरिक खेती से इतर किस तरीके से और क्या क्या कर सकते हैं जागरूक करने का हमें पत्रिकाएं कर रही थी। हम कह सकते हैं कि कृषि पत्रकारिता ने कृषि क्षेत्र में खोज एवं खेत की दूरी को कम किया। और लेकिन आज जिस तरीके से कृषि के जो आयाम बदल रहे हैं, प्राकृतिक बदलाव और नई पीढ़ी में कृषि ज्ञान का जो अभाव और साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कृषि पत्रकारिता में तमाम चुनौतियां भी हमारे समक्ष आई। ऐसे में आज कृषि पत्रकारिता के भविष्य और उनकी चुनौतियों के बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे कृषि क्षेत्र में एक स्वस्थ संचार की स्थापना की जा सकती है। तो दोस्तों, आज कृषि पत्रकारिता के भविष्य और उसमें चुनौतियों के विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अरविंद शुक्ला जी। मुख्य वक्ता के रूप में आप गांव कनेक्शन के एसोसिएट एडिटर हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि गांव कनेक्शन कृषि क्षेत्र में लगातार एक अपना सबसे भारत में कह सकते हैं कि बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने कई ढेर सारे गांव कनेक्शन पे ऐसे रिपोर्टिंग देखने को मिलती है जो किसानों की जो समस्या है या फिर किसानों तक जो बात पहुंचानी है उसमें बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। हालांकि अरविंद सर, आप आज स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें निकालकर हमारे भी साथ मौजूद हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं मंदसौर विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर दीपक खेर सर। आपने तमाम अकादमिक जीवन में कृषि को लेकर तमाम आपकी कई ढेर सारी उपलब्धियां रही हैं, जो निश्चित तौर पर अकादमिक जगत के साथ साथ जो युवा पीढ़ी है जो कृषि में अपना करियर कृषि क्षेत्र में बनाना चाह रही है उनके लिए उपयोगी साबित होगा। और आपका भी हम पूरे जनसंचार विभाग और मंदसौर विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ देश दुनिया और तमाम अलग अलग भारत के क्षेत्रों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से कई ढेर सारे अध्यापकगण, छात्र, शोधार्थी आप सभी मौजूद हैं। आप सभी का भी हम मंदसौर विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। अभी हम स्वागत वक्तव्य के लिए मैं मंदसौर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी और जनसंचार विभाग के हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मनीष जैसा सर को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सभी साथियों का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू अरुण। ये समय हम बार बार कह रहे हैं, ये समय ऐसा है जिस समय ज्ञान का आदान प्रदान है वो रुक सा गया है, लेकिन
हमारी एक कोशिश रही है, मंदसौर विश्वविद्यालय की एक कोशिश रही है कि हम इस दौर में भी वो करें, वो करके दिखाएं, जिससे ज्ञान का जो आदान प्रदान है, जो ज्ञान की एक नॉलेज शेयरिंग की जो परंपरा है वो ना रुके। और ये बड़ी हैरानी भी होती है लोगों को कि हमने ये आज का जो हमारा वेबिनार है वो 51वां वेबिनार है इस कोविड काल का, और देश के सबसे बड़े लोग जो मीडिया के, जो सिनेमा के, जो कह सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग के, उनको हमने अपने मंच पर इनवाइट किया है और उन्होंने हमें स्वीकार किया है, हमारे इन्विटेशन को स्वीकार किया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रही है। तो इसी कड़ी में 51वें वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। अरविंद सर का बेहद कह सकता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ। खराब तबीयत और मतलब बहुत बुरे हालात में सर हैं, लेकिन इसके बावजूद सर ने कहा कि मैं आऊँगा जरूर। सुबह सुबह फोन करते हैं कि मैं जरूर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे। और तो वो पार्टिसिपेंट्स आपके सामने हैं सर, जिनके लिए आपने अपनी तबीयत को भी आपने रखा। दूसरे वक्ता के रूप में हमारे सामने डॉक्टर दीपक खेर सर हैं। दीपक खेर सर का वक्तव्य होगा, मुझे लगता नहीं है कि दीपक खेर सर किसी परिचय के मोहताज हैं। एक लंबा अकादमिक जीवन, एक लंबी परंपरा, कृषि परंपरा को सर ने पूरे जीवन में रखा है, चलाया है। हम चाहते थे कि एक ऐसे व्यक्ति से इस वेबिनार को हम चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएं, जो कृषि की परंपरा को लेकर के ही, कृषि विज्ञान को लेकर के ही लगातार काम कर रहे थे। और सर हमारे बीच उपस्थित है, सर ने हमें एक्सेप्टेंस किया, हमारा स्वीकार किया। तो अरुण, मैं चाहूंगा कि सर से ही, क्योंकि सर बहुत बिजी शेड्यूल में है अभी, तो सर से ही शुरुआत करते हैं, दीपक सर से। उसके बाद फिर अरविंद सर को हम लोग इत्मीनान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। सर जैसा कि कई ढेर सारे अलग अलग जगहों से और कई ढेर तरह से नए छात्र भी, मुझे लगता है कि सर का वक्तव्य। Thank you, Arun ji and Manish ji. Good afternoon and namaskar to everybody, especially Dr. Arvind Shukla ji, who is the main speaker of this function or this webinar. सबसे पहले at the very onset, I congratulate Dr. Manish, the HOD Journalism, Mandsaur University, and his team for organizing this very important seminar on the topic of the journalism in agriculture, which is, in my opinion, it's a need of an hour, keeping in view the COVID-19 epidemic in view. As you know, that India is predominantly an agrarian Indian economy with around 69% of its population living in rural areas, and around 47 are engaged in agriculture. So it's a huge asset, you can say, huge contribution towards the nation. And then agriculture journalism, which is basically a specialized branch of journalism, which deals with techniques of writing, editing, and reporting from information through media like newspaper, periodicals, radio, television, advertisement, etc. In my opinion, which topic you have selected is the need of agriculture journalism, because the farmers to the extension worker ratio is very wide. Thus, public extension system is unable to meet the demand of farmers for information. The mass media is capable of reaching vast, widespread audience. Agriculture journalists are providing farmers with the latest updates on schemes and technologies. The lesson learned from the COVID-19 pandemic may increase, or rather they will encourage the policymakers to draft a separate policy for an agriculture journalism. जो मेन रोल है इसका एग्रीकल्चर का, जो रोल ऑफ जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर है, दैट्स अ मेन जो रोल मैं कह सकता हूँ, इट इज लोकल प्रोडक्शन, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, एंड टू मेक द फार्मर्स प्रॉफिटेबल. अनदर इंपॉर्टेंट रोल इज द बायोफ्यूल, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड मार्केट्स, ट्रेड एंड फार्म पॉलिसी इश्यूज. देन द इंक्रीज द नीड टू ड्राइव डाउन कॉस्ट एंड लिफ्ट प्रोडक्शन. बेसिकली हमारा क्या एम होता है? बेसिकली जो आवर एम इज टू improve the socio-economic status of the farming community. This is the main aim of the agriculture, an agriculture scientist or an agriculture teacher or any policy maker, to make the farmers happy. Farmers means happy by earning more and more income. So increasing the consumer pressure for safe food and sustainable production practices is another important impact, which a journalist can play a very important role in agriculture. Then the source of news. There are various different types of source of news.
such as demonstration, such as when you talk about the research stations, research publications, farmers field, these are the lot of activities. ये सारी activities हमारे field में होती है, हमारे agriculture universities में होती है, और agriculture faculty जहाँ जहाँ हमारे departments हैं, universities main universities के, तो they are the source of news. यहाँ से हम news लेके that journalists can play a very important role in that. For example, in the universities, even in the financial institutions, it is also a source of news. कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए. Then farmers committees and associations can also play a very important source of news to the journalism. Then इसमें opportunities भी बहुत होती है, मतलब जो journalism का है, जैसे employment generation provides a very important role in it. It provides timely information to the local people. These are the opportunities. जो सबसे बड़ी चीज है, it helps in the development of the nation. Then another important जो है इसका role है जो journalism जो opportunities में हो सकता है, that is food security and sufficiency. Then enhance जो मैंने सबसे पहले बताया, which is the socio-economic status of the local people. That can be improved when the production is not only the production which is important. In my opinion, quality as well as the production are both important aspects of the food production for making the socio-economic status of the people of the farming community. So in my opinion, in nutshell, I can say that journalists can play a very important role in future agriculture, which is, because I said it is more than 69% are dependent on agriculture in India. And especially in our state, in the state of Madhya Pradesh, we have almost 70% of the people are dependent on the farming, the source of farming income. So these are some of the aspects, as I said, that in earlier also, that they can play a very important role. A new policy, these journalists can force the government to have a separate policy on agriculture. So with these words, I think we have a great speaker today, Dr. Arvind Ji, who can elaborate in a better way than me, because I'm not a specialist on this field. He is going to deliver a lecture on it. So I request Dr. Arvind sir to please share his experiences on the topic. The topic is very relevant, and I think he can describe it in a better way. Thank you, Dr. Manish Ji, for giving me an opportunity. I'm highly thankful to all the listeners who have just listened to me. I want to listen from our expert on this issue. Thank you so much, sir. Thank you so much for your words. Your words mean a lot for us. And in fact, actually, you said well that mass media play a very important role in the development of agriculture because it helps also to the people to aware with the various techniques about the agriculture. दोस्तों, अब हम आज के मुख्य वक्ता जिनका हम सभी से इंतजार कर रहे हैं, अरविंद शुक्ला सर, जो कि हमारे बीच मौजूद हैं. आप लंबे समय से गांव कनेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर सुनने जा रहे हैं. तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंदसौर विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग की तरफ से. अब माइक आपके हवाले है. आप अपने जो भी अनुभव हो और जो भी आप हमें जिस तरीके से गाइड करना चाहते हैं, आप आमंत्रित हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, मनीष जी. आप इतने हम्बल हैं, और डायरेक्टर साहब आपने तो इतने प्यारे शब्दों में कहा, मेरे पूरी बात रखी, खेती की बात रखी, इकोनॉमिक्स की बात रखी, अर्थव्यवस्था, फूड सिक्योरिटी की बात की. बहुत कम शब्दों में उनको सबको आपने पिरोया और ये भी बताया कि पत्रकार का रोल क्या है. मेरे लिए भी एक अवसर है ये कि मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ. तो दरअसल जब आप मुझे सुनेंगे तो क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं अपनी खबर के लिए बोलता हूँ और बेसिकली लिखता हूँ. तो अगर वक्ता के तौर पे ना मैं बहुत ही फेल और वैसा रहूँगा, लेकिन मेरे कुछ छोटे छोटे से अनुभव हैं और मैं उनको शेयर करूँगा ताकि जो लोग खेती की पत्रकारिता, लाइव स्टॉक, जो पशु हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ भी काम करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं और क्या उसमें कुछ संभावनाएं हैं भी कि नहीं है. इस पे मेरा जो अभी तक मैंने 6-7 सालों में यहाँ पे गांव कनेक्शन में या उससे पहले जो किया है, मैं उन पे बात करूँगा. तो साथियों, हमारे साथ जो खेती का जो आसमान है ना, वो संभावनाओं से भरा हुआ है. अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की इसमें थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो सबसे, क्योंकि पैसा मस्ट है, इम्पोर्टेंट है आपकी जॉब की, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे अवसरों की भरमार है. जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया, बहुत सारे जॉब का ऑफर है.
एज ए पत्रकार भी और एज ए कंटेंट के हिसाब से किसी कंपनी में जिस तरह से आज के ऐप आ रहे हैं, जिस तरह से खाने को लेकर के चीजें बढ़ी हैं, जिस तरह से रूरल को लेकर बात बढ़ी, तो बहुत सारी संभावना है। तो जो खेती का जो क्षेत्र है, जो कृषि पत्रकारिता है, वो बहुत संभावना से भरी। और आजकल आपको तो इतना अच्छा है कि किसी ऐसे संस्थान में जाके आपको गिड़गिड़ाने की भी जरूरत नहीं कि आप मुझे मौका दीजिए मैं लिखूंगा। आप खुद ही कुछ अच्छा करेंगे, लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। ये तो एक मतलब छोटी सी भूमिका। अभी क्या रहती है, अब हम पत्रकारों को देखेंगे तो हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। जो लोग आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपके जो सीनियर रहे होंगे, उनके सामने समस्या क्या आई। कुछ वर्ष पीछे जाते तो आप देखोगे कि हम जिनके लिए खबर लिखते हैं, नथुलाल, मड़ई, भूरे, है ना, रामचंद्र मीणा, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। और जो अधिकारी है वो हमारी बात को सुन नहीं रहा है ना, या हमारी बात उस तक जा रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खेत की, खलिहान की, डीजल की। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम कैसे उसको शहर से जोड़ें, कैसे उसको हम इस तरह से अपनी खबर को प्रेजेंट करें कि जो शहर में बैठा हुआ आदमी है उसको ये लगे कि ये मेरे हित की बात है। जैसे मैं ना कई बार बोलता हूँ कि मुझसे कई बार दूसरी जगह या कहीं मुझे बोलने का यूनिवर्सिटी वगैरह में अवसर मिला, तो मैं बताता हूँ आप क्या करते हो अरविंद जी। तो मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसे कि जैसे मान लीजिए बिहार में या मंदसौर में कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, आप 2019 में बाढ़ आई थी, अभी तक आप लोग जो किसान थे उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो अगर मंदसौर में बाढ़ आती है, अगर मंदसौर में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसका दिल्ली के, मुंबई के, इंदौर के बैठे लोगों पे क्या असर पड़ेगा। अगर आप ये लिंक फिट कर ले गए ना, तो समझ लीजिए आप मतलब आपकी खबर सबसे सफल हो गई। ये बताना जो है ना, ये जो सूत्र है, जो कड़ियां पिरोना है मेरा काम। जैसे मैंने अभी खबर लिखी डीजल पे, अब डीजल को लेके आपने देखा इतने सारे रेट की मारामारी है, सब 90-100 रुपए लीटर डीजल बिक रहा है। और किसान का धान बिकता है, अगर ये सीजन खरीफ का है तो धान का ज्यादातर रुपाई होती है, सोयाबीन की होती है। तो आप ना ये देखोगे कि 100 रुपए लेकर डीजल, जो आदमी डीजल ले रहा है, अगर वो 9, 10, 12, 13 रुपए में धान बेचेगा तो क्या सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो। अगर वो सरवाइव नहीं कर पाए, ये तो समस्या उसकी होगी। लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है कि अगर वो तो किसान मर रहा है ना, तो मरने दो। जो शहर में बैठा आदमी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो नीति निर्माता है, उसको क्या फर्क पड़ना इससे, या जो बाकी जो मध्यम वर्ग है उसको क्या फर्क पड़ना, क्योंकि वो तो जाता है दुकान से 10 किलो आटा लेता है, चला आता है, या सब बाकी लोगों को सब्सिडी भी मिल जाता है। तो ऐसे में आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसको बता पाए कि दरअसल भारत में 45% जो सिंचाई होती है ना, ट्यूबवेल आधारित है। जो हमारे सरकार के आंकड़ों में 14-15 करोड़ जो किसान है, बाकी जो 20-30 और मिला के जो 24-25 करोड़ किसान होते हैं, वो उनमें से एक बड़ी आबादी ट्यूबवेल से सिंचाई करती है। और अगर डीजल महंगा हो जाएगा तो उनपे ये असर पड़ेगा कि जो उनकी इनपुट कॉस्ट है वो महंगी हो जाएगी। जब आप थोड़ा सा आप इसमें आंकड़े में लिखाएंगे ना, तब उनको लगेगा अरे इतना बड़ा असर हो गया। या फिर आप कुछ हेडलाइन बताइए कि भाई मैंने हेडलाइन लिखी कि 90 रुपए लीटर डीजल खरीद करके मैं 9 रुपए में धान बेचूंगा, तो वो खेती में नहीं करूंगा मैं। तो हमें पे हमारे मतलब एज ए पत्रकार, एज ए वीडियो कंटेंट, जो आपके पास हमेशा ही जिम्मेदारी होती है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं उस बात को बहुत अच्छे तरीके से रख पाए, समझा पाए। और दूसरा एक पहलू ये होता है। अब दूसरा मैं कहूंगा इसी में एक और बात आगे बोलूंगा कि समझना मुद्दे पे, कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म होना तब उसमें हथौड़ा मारोगे तो वो अच्छे शेप लेता है। तो हमको पत्रकारिता हो मतलब पत्रकारिता में भी यही लागू होता है। तो आपको समझते रहना कि मुद्दा कौन सा गर्म है। अभी डीजल का मुद्दा गर्म है, तुमने डीजल पे ही बात करनी है। लोग दुनिया में डीजल की बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया मेरे घर का, लेकिन हमें क्या करना, मैं किसी पत्रकार तो मैं खेत की तरफ दौड़ना है। मुझे वहां जाके अपने लिए कुछ ऐसा निकाल के लाना है कि उसपे जो पॉलिसी मेकर है, जो वो लोग जो सोशल मीडिया में लोगों की आवाजें बुलंद करते हैं, उन तक आवाज पहुंचे, वो समझ जाए कि भैया हमारे देश का जो 60% जो किसान है, जो आबादी जो खेती पे निर्भर है, वो संकट में है। इस संकट को समझा। मैं ये नहीं कह रहा आप हाइपर बोलिंग करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसी हेडलाइन लगाइए कि लगे कि त्राहिमाम आ गया, कि उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से खबर लिखेंगे तो जरूरी नहीं है आप इतना ड्रामा क्रिएट करें, तो तभी अभी खबर पढ़ी जाएगी। हाँ, अच्छे शब्दों का चयन हो और मुद्दे पे रहे तो आपकी खबर पढ़ी जाएगी। समसामयिक होना बहुत जरूरी। आप जो भी सब्जेक्ट चुन रहे हैं, अगर वो समसामयिक नहीं है तो कितना भी अच्छा चुना जाए उसको पकड़ने में देर लगेगी। क्योंकि अभी क्या है, जिन संस्थानों में आप काम करते हैं, जहां पे आप बात करते हैं, वहां भी देखा जाता है कि आपने क्या लिखा है, किस पे लिखा है और किसके साथ लिखा है। तो ये मैं कहूँगा
पहली बात मेरी जो मेरे अपने अनुभव है ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है। हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक पर्सन के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में सीखा कि अगर मुझे पत्रकारिता में सफल होना है तो मुझे गांव और शहर के बीच का लिंक स्थापित करना पड़ेगा। जो शहरी लोग हैं, जो थोड़ा पॉलिसी मेकर्स के पास रहते हैं, वो आम जन जो ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे है, उनके बीच में किसानों की बात रखनी होगी। उस रखने में मैं थोड़ा हद तक सफल हो जाता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा क्या, समसामयिक हो, समसामयिक रहेगी तो लोग उसको कैच करेंगे। तीसरी बात जैसे आती है कि हम लिखें क्या। अभी देखो जो जो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ हमारे जो वैज्ञानिक हैं, खासकर जो केवीके में है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका लंबा अनुभव है। हम तो पढ़ के आए और फिर थोड़ा सा खेतों में सीखे और उसके बाद में जाने और आपको करने लगे। और कई बार मैं एक एक पत्रकार के रूप में अलग अलग चीजें करता रहता हूँ, तो हम उसमें पारंगत नहीं हो पाते ना। वो एक लोग कहावत भी मारते हैं, पत्रकार जगलर मतलब जय का फॉल होते हैं, किसी में मास्टर नहीं होते। तो मैं वो तो एक अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये है कि इसका मास्टर कौन है। इसका मास्टर है वो जो प्रोफेसर है, वो है जो केवीके में वैज्ञानिक है, और वो है जो अधिकारी है। तो आपकी इनके साथ थोड़ा रिलेशनशिप होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट की गंभीरता को समझने के लिए आप इनके पास रहेंगे तो क्या है, ये उसका बृहद रूप आपको दिखा पाएंगे। अगर आपके अच्छे संबंध हैं तो आपको बता पाएंगे नहीं इसका ये होने वाला है, मेरे पास ये मेमो आया है, इसका ऐसे है। वो सब संबंधों पे डिपेंड करता है कि आपके उनके साथ कैसे संबंध है, तो वो आपको आगे की रेखा बता पाएंगे। अब यहाँ पे एक और बात आती है, जो वैज्ञानिक की जो भाषा है, वो जैसे उन्होंने पढ़ा है, जैसा उन्होंने लिखा है, वो उसी रूप में करते हैं। अभी भी वो ये यूरिया पोटाश जो है ना, वो प्रतिशत में बताते हैं, लेकिन हमारा जो किसान है वो डालता है बोरी में, है ना। आपने देखा होगा कि वो उसमें लिखा होगा 2% यूरिया दीजिए, लेकिन किसान तो बोरी में डालता है, 45 किलो की बोरी या 50 किलो। तो आपको वैज्ञानिक की भाषा समझनी है, उसको लेके आना है, लेकिन यहाँ आपको किसान के रूप में बताना है। यहाँ एलएमटी जो है ना, लाख मीट्रिक टन में लिखेंगे तो किसान कंफ्यूज कर जाएगा। हमारे यहाँ तो एकड़ हेक्टेयर एक सुधरी भाषा है, हमको उसी में कहना है। मेरा कहना मतलब है कि आपको जो लिखना है वो किसान की तरफ से लिखना है। अगर आप किसान पे खड़े होकर लिखेंगे तो मैं कर पाऊंगा। मैं कई बार अतिवादी हो जाता हूँ सब करते हुए, क्योंकि मेरे फादर किसान है। मुझे पत्रकारिता इसलिए भी भाई, इसलिए मुझे लगा मुझे करनी चाहिए क्योंकि मेरे फादर किसान है। मैं बहुत लंबे समय से देख रहा था, उनका संघर्ष चल रहा था। जब मैं पढ़ लिख के दिल्ली पहुंचा तो मुझे लगा कि एक खबर छपी थी, याद आ गई कहानी। खबर छपी थी कहीं पे कि एक दादी थी, उनका नाम कुछ, वो अपने खेत में, 1-2 बीघा खेत था, उसमें 22-23 प्रकार की फसलें उगाती थी वो, और वो बाजार की तरफ नहीं जाती थी। जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो मैं इसको इस बारे में बताऊंगा। उन बाजार पे उनकी निर्भरता बहुत कम। रामरती नाम है उनका। वो गोरखपुर पे सरपतहा ब्लॉक की रहने वाली हैं। सरपतहा ग्राम पंचायत है, और जो ब्लॉक है कैंपियरगंज है। मैंने ये खबर कहीं पढ़ी 2007-8 के आसपास। तब मैं दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन मैं उन पर खोज नहीं पाया। मैं ये जान ही नहीं पाया कि वो ये खबर कहाँ की है, क्योंकि ना उस अखबार में कहीं गोरखपुर लिखा था, ना उसमें कहीं कैंपियरगंज लिखा था। बस उनके गांव से खबर शुरू हो गई थी। तो जो हमारा जो गांव कनेक्शन है, हमने उसमें लिखना शुरू किया, और मुझे कई साल लगे उन तक पहुंचने में। तो मैं जो खबर लिखता हूँ उसमें लिखता हूँ, दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर, मंदसौर जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर पश्चिम में जो ये गांव है, पाटीदार पुरवा जो गांव है, यहाँ की रहने वाली रामरती देवी। तो क्या होता है कि आदमी हमारे साथ साथ यात्रा करता है, वो हमारे साथ ट्रेवल करता है उस एरिया में। बताता हूँ कि मंदसौर में पत्थर है, मंदसौर में खेतों में हर साल पत्थर आ जाते हैं, किसानों को उनको हटाना पड़ता है। तो जो मेरे शब्द होते हैं, जो मेरी खबरों की वो होती है, वो उनको यात्रा कराती है। ऐसे क्या होता है कि आदमी हमसे जुड़ता चला जाता है। तो भले हम उस खबर को टेक्स्ट में लिखें, भले उसको हम वेबसाइट पे लिखते हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि एक हद तक वो हम समा बांध जाते हैं, और आदमी को कुछ हद तक हम सब अपनी बात रखने में सफल होते हैं। ये आपके पास एक दोहरी जिम्मेदारी है कि जिस इलाके में आप जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वहां की समा बांधी, वहां की जो पिक्चर है वो अपने दर्शकों को दिखाइए। तब वो उसका रिलेशन जो है आपसे डेवलप हो पाएगा। आपसे मतलब आपकी खबर से, आपके संस्थान से। एज ए गाँव कनेक्शन का जर्नलिस्ट, चाहे मनीष जी जो कह रहे हैं या आप लोगों ने जो कहीं सुना या समझा होगा, तो हमने इस दिशा में काफी हद तक काम किया। और हमने ये भी कोशिश की कि किसी को कभी हमारी खबर खोजने के लिए ऐसा ना होना पड़े कोई किसान तक पहुंच ना पाए। नंबर तो कई बार नहीं देते हैं किसानों की वजह, लेकिन आप वहां पहुंच सकते हैं, तो ये आपको उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी, आप खबरें किस तरह की होती हैं, अलग अलग पत्रकारिता जो है इसके बहुत सारे, इतना ये इतना बृहद रूप है कि आप बताऊं। पहले अभी आप
गौर कर रहे हो, आपने देखा होगा पहले कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय होता था, उसमें 2 साल पहले उसको डिवाइड किया गया जब मोदी सरकार आई, और उसमें से एनिमल हस्बेंड्री को अलग किया गया। गिरिराज सिंह उससे पहले बने, अभी पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। अब उनमें से एक विभाग और अलग किया जा रहा है, सहकारिता, यानी कि वो इतना बड़ा सेक्टर ही है, अब उसका एक मंत्री अलग बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो होगी उसमें खेती का बहुत बड़ा बड़ा पार्ट होगा। तो इन सबको एक साथ रखना वो नहीं था, और उसके अलावा बहुत सारे विभाग हैं उसमें, फिशरी का अलग है, पीएमजी का अलग है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इतना सारा काम होता है। तो ऐसे पत्रकारों के लिए बहुत सारे हैं। तो जैसे हम लोग कई बार लिखते हैं कि डेवलपमेंट की पत्रकारिता, हम लोग को कई बार लोग इस रूप में जानते हैं कि हम अच्छी खबर भी लिखते हैं और ये भी करते हैं कि मुद्दे भी उठाते हैं। थोड़ा हमारा जो बेसिक हम लोग काम, रोज की खबरें हम नहीं लिख पाते, तो हम मुद्दों पे काम करते हैं। देखिए हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम रोज खबर, आज बारिश हुई आगे तुरंत खबर लिख दें, आज कुछ आया तुरंत, लेकिन हम उसकी ग्रेविटी को दिखाते हैं। अगर हम 5 दिन बाद भी लिखेंगे ना, तो वो इतनी दमदार तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे कि जो आदमी पढ़ रहा है उसको उसकी भयावहता का अंदाजा हो, उसकी ग्रेविटी का उसको अंदाजा लग सके। तो पहले तो एक पॉजिटिव जर्नलिज्म जो थोड़ा आसान है कि आपने देखा कोई खबर, किसान अच्छा काम कर रहा है, किसी विभाग ने अच्छा काम किया, कोई मिनिस्ट्री ने अच्छा किया, आपने उसे खबर की, ये आपकी शुरुआत हो सकती है और अच्छा है। इससे थोड़ा सा आपको वो शैली समझने में आसानी होगी और जाने लगेंगे, आपको चलने लगेंगे। दूसरा फिर है कि किसानों के बीच में जाना। आप किसान से पूछेंगे कि आप कैसे हैं, वो बोलेगा अच्छे हैं, बस आखिर बोलेगा पर भैया बारिश नहीं हुई और हम अच्छे हैं, खेती सूख गई हम और अच्छे हैं। तो क्या वो आपको कभी ऐसे, जैसे कि आपको हेडलाइन मेकर्स किसान नहीं बोलते, वो आपको ऐसी बाइट नहीं, बहुत कम देर बार दे पाएंगे कि आपको लगे कि आपने एक खबर चुना और वो हेडलाइन बना दिया। वो प्रवक्ता नहीं है, तो आपको उनसे खबर वो कैमरा देख के झिझक सकते हैं, वो आपको जो आप बोल रहे होंगे तो हो सकता है वो आपको बात करने से मना कर दें, या उनको लगे कोई प्रॉब्लम, आपको जब बात करें तो उनको लगेगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप में से जो लोग खबर लिखते हैं उनको लगे क्योंकि वो सब कहेंगे ठीक है, ये उसके आदी हो चुके हैं, यूरिया नहीं मिली आदी हैं, डीजल नहीं आया आदी हैं, पैसा नहीं आया आदी हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। वो कोई प्रदर्शन करते लोग नहीं है कि आप गए और उन्हें झमाझम 2 मिनट की बैठ दी, आप आए चलन पे चलाया आप चल गए। थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा उनकी घर तरफ देखेंगे, थोड़ा देखेंगे अपने जो जेब है उसको टटोलते हैं, जब डीजल मंगाने जाते हैं, जब वो यूरिया मंगाते हैं, या किसी को मजदूरी देते हैं या कहीं मजदूरी करके आते हैं, तब उनके घर में क्या दशा होती है, कैसे घर का उनका चूल्हा जलता है, घर में कितना राशन है, तब आपको अंदाजा होगा दरअसल ये जो जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं वो है कितनी बड़ी, वो कितने उसमें है। जिस आदमी के घर में 2 एकड़ जमीन होगी या उससे भी कम होगी, आपको तो पता है मोदी जी और जो सरकार है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारे 84% जो लोग हैं वो 2 एकड़ से नीचे पे आते जा रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको भी इसका अंदाजा लगाना होगा, जिस घर में 3-4 बच्चे होंगे वो कैसे जीते होंगे। ये थोड़े से क्या है कि जैसे जैसे इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था ये क्या है, यहाँ गांव कनेक्शन आ गया, फिर भी हम बहुत दिन तक समझ नहीं पाए इस शब्द का मायने क्या है, इसके मायने क्या है, ये खबर कैसे दिखाई जाए। तो ये सब कहते हैं ना कि पढ़ते लिखते और सुनने का तरीका, जितना मैं लोगों से मिला, जितना मैं लोगों के बीच में गया, और सबसे बेहतर जो मैंने काम किया इस पूरे दौरान में, मैंने जो काम किया वो मैंने किया यात्राओं का। मंदसौर में मैं 3 बार आ चुका हूँ। आपके जो मंदसौर, जब पहली बार जो मंदसौर कांड हुआ था मैं तब आया, लेकिन तब मैं चौराहों पे नहीं घूमता रहा, मैं उन गाँवों में गया था। फिर दोबारा आया जब राहुल गांधी एक रैली कर रहे थे, मैं तब वहां पे आया। उसके बाद एक और वो आया, तो मैं आया, मैंने राहुल गांधी कवर की क्योंकि वो किसानों पे केंद्रित थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका। मैं उस रैली से सुनने के लिए जो बाहर भीड़ जो किसान थी, मैं उनसे बात कर रहा था कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो इस तरह से मतलब ये कि रैली है तो ANI से लेके बहुत सारी समाचार एजेंसियां हैं, हर चैनल के पास इतने सशक्त माध्यम है, वो तो कर ही लेगा। आपको उनकी बात सुननी है जो किसान है। मैं ऐसा ही करता हूँ, सफल हूँ या नहीं हूँ ये मैं नहीं जानता, मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं या कितने लोग मेरी बात पे गौर करते हैं ये मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इससे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किनके लिए कर रहा हूँ। बहुत साल तक लोग जान ही नहीं पाए हम करते क्या है, क्योंकि जिनके लिए बताया मैंने, मैं लिखता था वो फेसबुक पे नहीं थे, जिनकी खबर छप जाए कई बार अखबार पढ़ना नहीं आता था, या अखबार उन तक पहुंचता नहीं था, या अखबार वो खरीदते नहीं थे, फिर वेबसाइट आई जिन पर कनेक्शन नहीं थे, तो ये रही। लेकिन बाकी लोग थे वो सराहते रहे, तो उसमें मिला के काम बनता रहा। तो पहला ये कि आपको यात्राएं करनी है, अलग अलग जगहों की यात्राएं करिए। जब आपको मौका मिले आप खेतों में जाइए और वहां समय बिताइए। अगर आप
अफोर्ड कर सकते हैं तो दूसरे राज्यों की, दूसरे जिलों की यात्रा करिए। मैं नहीं कहूँगी आप तुरंत ही निकल जाइए किसी नॉर्थ ईस्ट चले जाइए या बिहार या यूपी चले, लेकिन जो अच्छे कृषि के राज्य हैं आप उनमें जाके शुरुआत के कुछ सालों में अगर आप वहाँ चले गए तो आपके पास एक वैरायटी होगी, आपके पास एक विजन होगा। ऐसे क्या होता है, जैसे कोई आदमी कई बार लोग पढ़े लिखे भी लोग होते हैं कि अरे इस समय खरीफ में तो सिर्फ धान जो है खरीफ में होता है, तो इसमें इस समय धान कहाँ से पैदा हो रहा है, ये फोटो कहाँ से आ गई। लेकिन नहीं मेरे भाई, धान जो है वो तो छत्तीसगढ़ में भी गर्मियों में लगता है, वो तेलंगाना में भी लगता है और तमिलनाडु में भी किसी कहीं कहीं एरिया में होता है। तो ये तभी आएगा जब आप उसमें पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ी उसकी जो शब्दावली है उनको सीखेंगे, तो आपकी खबर मजबूत होगी और आप इसे जानेंगे। उसके बाद आता है कि मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मनीष जी। नहीं नहीं सर, सही जा रहा है, सही जा रहा है। हाँ, वो कई बार मुझे लगता है ना ऐसा हो कि मैं थोड़ा तेज बोलने लगा। फिर आता है कि क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं तो साथियों हमें भी उनके साथ कदम ताल करनी है। अब वो दिन तो नहीं रहे ना कि वो जो नहीं कृषि पत्रकार को ऐसा आदमी होगा जो झोला लटकाए घूमता रहेगा, वो क्राइम वाले के जलवे अलग होंगे, पॉलिटिकल वाले के अलग होंगे, वो सब दिन गए। अभी आप हो तो आप ही हो, आप जानते हो बहुत सारे पत्रकार देखोगे तो खेती से जुड़कर उन्होंने कितना अपना नाम, और वो लोग उनको पढ़ते हैं, उनके पद चिन्हों पे लोग चलने को हम लोग खुद बहुत सारे पत्रकारों को फॉलो करते हैं। जैसे बहुत सारे नाम आप जानते हो जिनको हम लोग पढ़ते हैं, उनको बता दूं, जैसे पी साईनाथ साहब को है, देवेंद्र शर्मा जी खुद पत्रकार रहे, अरविंद कुमार सिंह है राज्यसभा टीवी में, मैं उनको पढ़ता हूँ, संजीव मुखर्जी हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में, दामोदरन साहब है जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं। ऐसे जो बहुत सारे और भी नाम है, जो इन सब ऐसे नाम है जिनको आप पढ़ोगे तो आपके अंदर भी कुछ ललक आएगी, कुछ करने की जगह की, नहीं मैं भी कर सकता हूँ। और वो अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं। इसी दिशा में मैं भी बढ़ चला हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा लिखूं जो लोगों के हित में हो और करे। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, आपने किसान आंदोलन को बहुत गौर से देखा होगा। अब बहुत सारे आपकी उसको लेके भ्रांतियां होंगी, बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। जब किसान आंदोलन हरियाणा और सिर्फ पंजाब में था तो मैं पंजाब चला गया था, 24 तारीख को मैं पंजाब चला गया था। मैं ये बहुत सारी तब मीडिया वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, तब दिल्ली में ही था, उनका वहीं इंतजार हो रहा था, जब वहीं से होता मैं वहां पे चला गया था कि देखूं उनके साथ आ कौन रहा है। मैं और मेरे साथी अपनी गाड़ी से गए, हम 3 दिन वहीं पंजाब में रहे और उन्हीं के साथ आए वहां से। पहले मुझे लगा, लोगों ने कहा ये पैसे दे के लाए गए, फिर उन्होंने कहा ये है, सच्चाई क्या है वो आप लोग अलग सब समझेंगे। लेकिन हमें क्या नजर आया कि उसमें आम लोग शामिल थे, उसमें आम लोग शामिल थे, वो चंदा आए थे, वो खाने पीने का इंतजाम करके आए थे। ये मैंने बृहद रूप में इसलिए जान पाया क्योंकि मैं उनकी ट्राली में आया, मैंने उनके साथ खाना खाया, मैंने उनके साथ थोड़ा वक्त बिताया। वो अच्छे, उनकी मांगों का अच्छी है बुरी है, मैं उनका यहाँ पे अभी कोई उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अलग ही मुद्दा है। लेकिन मैंने एज ए पत्रकार मैंने अपना काम किया। वो आए थे, चाहे वो 50 थे, चाहे 5000 थे, चाहे वो 1 लाख थे, मैं उनके साथ आया और उनके साथ रहा। मैंने उधर से काम किया तो मेरी खबर गई भी, और आप लोग सब लोग का ये प्यार रहा कि उस बीच मेरी बहुत सराहना हुई थी। जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उसे कई लाख लोग देख रहे थे। बाद में मैं कई दिन वहां रहा, फिर जब हंगामा बढ़ गया तो मैं वापस आ गया लखनऊ। मैंने ठीक है, मीडिया अपना काम करते रहे, मैं लखनऊ आ गया, मैं दूसरे काम पे लग गया। तो ये कि जब कभी आपको सुगुगाहट मिले कुछ होने वाला है किसान जैसे मुद्दे पे, आप उसमें जाइए, घूमिए। और यहाँ पे एक बात और, कभी क्रांति मत करिए। मतलब पत्रकारिता के तौर दौर में क्या होता है, एक बार एक मतलब बहुत बारीक सी रेखा है पत्रकारिता और क्रांतिकारिता में, तो आपको ना उसमें थोड़ा सा अपने आप को सही जगह पे रखना है, वरना क्या फिर आपको बाइज होने का आरोप लग जाएगा। उसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि हो सकता है आपको बहुत सारे लोग आपको फॉलो ना करें, बहुत सारे लोग आपकी वाहवाही ना करें, लेकिन अच्छा है कि आप सही बात लिख पाओगे। अगर आप एक ही तरफ सोचते रहोगे तो क्या आप बहुत सारी बातें लिखने में संकोच करोगे कि आपने पहले माइंड मेकअप कर लिया है कि बिल खराब है, कानून अच्छे नहीं है, या तो किसानी सच है, या किसान जो उनके बारे में कहा जाता है पैसे लेके आए हैं, या ऐसा है, या फंडेड है। तो ये नहीं, आपको जो दिख रहा है आपको खबर दिखानी है। यहाँ पे बहुत बार बचना होता है। एज ए गाँव कनेक्शन में हमारे पास ये बहुत मतलब बहुत संजीदगी से हमें काम करना पड़ता है कि कई बार ऐसा ना हो जाए कि किसी को ये लगे कि नहीं मैं इतना बाइज हो गया हूँ कि मैं ऐसा मैं बताऊँ सही बात, मैं पत्रकारिता तो मैं किसानी के लिए करता हूँ, मैं किसानों का अंधभक्त नहीं हूँ। मैं किसान जहाँ गलत होते हैं मैं उनको टोकता हूँ, मैं उनपे ये लिखता हूँ कि नहीं आप यहाँ कर रहे हो, यहाँ पे आपने गलती की है, यहाँ पे आपको करना चाहिए।
खबरों में लिखते हैं जैसा कि होता है, और अगर कोई मित्रवत व्यवहार होता तो मैं उनको अलग बताता हूँ। तो आपको भी यही करना है, जो है उसे दिखाते जाना है, और बाकी रास्ते अपने आप क्लियर होते जाएंगे। एक मैं बीच में थोड़ा आगे बढ़ गया, तो मैं कह रहा था कि हमें अपने जैसे जैसे हमारे चीजें आगे बढ़ रही हैं, हमको भी आगे बढ़ाना है। तो हमने लिखना सीखा, हम लिखते रहते हैं वेबसाइट में, अखबार में, यहाँ पे। अभी क्या आ गया, मामला विजुअल का है, तो आपको भी विजुअली सोचना है, विजुअली लिखना है, और विजुअली रिकॉर्ड भी करना है आपको। और ऐसे भी करना है कि वो अच्छा भी लगे, कि भाई देखो कि कोई रैंप पे चलता हुआ मॉडल तो है नहीं, किसी किसान, किसी राजनीति की रैली तो है नहीं जहाँ लाखों लोग बैठे हैं आराम से, सब जगह में वो लगे हुए हैं बैनर पोस्टर, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। किसान तो अपने खेत में है, मंडी में है, घर में है। तो आपको इस हिसाब से उसको देखना है, हिसाब से अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैप्चर करना है कि उसकी सही तस्वीर अच्छे से आए। ये आपको, और ये हर चीज वही करेगा जहां पे आप हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में, आपके मोबाइल में, आपके कैमरे में उसकी सही तस्वीर आए। सही तस्वीर से मतलब ये है कि जो जैसा है वैसा दिखाया जाए, और देखने वाले को भी ऐसा न लगे कि अरे क्या दिखा दिया, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ कर रहे होते तो पता चलता अच्छा सा वीडियो बना लिया, लेकिन बाद में जब गए एडिट टेबल पे लेके गए उसको, तो पता एडिटर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो हमको ये ध्यान रखना है कि नहीं भाई, ये देखेगी, हमारा मुकाबला अब टीवी से आगे बढ़ चुका है। ये अपने जैसे जो पत्रकार है उनका मुकाबला टीवी से आगे बढ़ चुका है। तो हमको हर तरह से तैयार रहना है, अपने जो तीर कमान है उनको मजबूत रखना है। और दूसरा भी काम एक और था, एक बहुत फैक्ट जरूरी था वो कहना, वो डॉक्टर साहब ने इधर ध्यान दिलाया था, आपको थोड़ा सा समझ होना चाहिए आंकड़ों की। अगर आपको पता चल जाए कि भारत में 9 करोड़ किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री जो है वो 2,000 रुपये मिलते हैं, प्रधानमंत्री निधि वाले, और हमारे यहाँ 6 लाख जो किसान हैं उनको ये मिलता है, हमारे यहाँ 13 लाख हेक्टेयर जमीन जो है सिंचित है। ये आपके पास होना चाहिए। हमें पता है कि हमारे पास भी दुनिया में सबसे अधिक जो है दूध उत्पादन हम करते हैं। तो जाओ खबर लेकर आएंगे, कुछ ऐसे मोटे मोटे आंकड़े जो हर साल नहीं बदलते हैं, लेकिन वो 2-4 साल में एक बार कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें रहते हैं, और सरकार ने खुद की रिपोर्टें कहती हैं। तो आप उनको नजर में रखिए, और अपनी खबर में आप इसे जता पाई। जैसे मैंने खबर लिखी अभी बिहार की, एक साथी है उसने लिखा था, मैंने उसको एडिट किया था, कि बिहार में जो यूरिया है, जो मंदसौर में यूरिया आप लेते हैं 266 रुपये 50 पैसे की, वो यूरिया बिहार में मिलती है 300, 350, 400 रुपए की। और आप सबको पता है एपीएमसी खत्म होने के बाद में जो मंडी व्यवस्था हुई, उसके बाद में बिहार में जो खरीदी है अब वो बहुत ही बेतरतीब और हमेशा हाशिए पे रही है। वहाँ का किसान जो है, ये भी देखा होगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी जो लाके धान बेचता है, कई बार तेलंगाना तक लेके गए हैं, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी खरीद की गारंटी है। अब आप देखो बिहार के किसान की त्रासदी देखिए, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि जो बिहार के किसान है वो 100 से 150 रुपए महंगी यूरिया खरीदता है, और जो उसका धान बिकता है वो बिकता है 500 से 1000 या 800 रुपए कुंटल में कम में बिकता है। अगर इसकी एमएसपी जो है वो 1900, 1885 रुपए है, 58 रुपए है, वो बेचता है 800, 900, 1100 में। तो आपको ये दिखाना है कि ये कैसे, ये जो संख्या है सिर्फ एक किसान की बात नहीं है कि उसने 100 रुपए ज्यादा दे चलो ठीक है चल जाएगा, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि यूपी में, बिहार में 10 लाख किसान है, और वो हर साल 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया जो है, जो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी खपत है। तो आप उसमें जोड़ो कितनी पूरी यूरिया हो जाएंगी। जैसे आप इस नंबर पे जाएंगे ना, आपके कान खड़े हो जाएंगे, अरे कितने करोड़ रुपए हर साल जो किसान अपने आप मतलब यूं ही नुकसान में चले जाते हैं, यूं ही घाटे में चले जाते हैं। तब आप उस खबर को आपको जो प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपके अंदर एक दम रहेगी, आपको क्या कहते हैं, समझ में आएगी नहीं हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। उसी बात को आप सीना ठोक के कह भी पाओगे कि भैया बात 100 रुपए की नहीं है, बात ये है कि बिहार के किसान पहले 100-150 रुपए में पहले यूरिया खरीदे महंगी में, उसके बाद 500 रुपए कुंटल में धान भी बेचे, तो ये नहीं हो पाएगा, है ना। ये मतलब की खबर ये कहेगी, तब जाके आपके अंदर खबर में ग्रेविटी आएगी। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, और मैं तो ये कुछ और अगर आप चाहते हैं इस बारे में बात करना तो मैं बताऊं। मुझे लग रहा है मेरे पास इतना ही था आज के लिए, कुछ कह पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर अभी प्रश्न हमारे साथियों के रहेंगे जो आपके समक्ष रखेंगे। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बात रखी, कृषि पत्रकारिता में हमें किन बातों का ध्यान रखना, और जो चुनौतियां हैं खासतौर से आज के समय में जो विषय चयन हम करते हैं उसका समसामयिक हो, और खासतौर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि के प्रति जो बात है उसको सामंजस्य स्थापित करना,
आपने बहुत अच्छी बात की थी कि आज की जो नई पीढ़ी है जो कृषि पत्रकारिता करने जा रही है, वो तो हालांकि सबके लिए कहा जाता है कि आपको ऐसा ना हो जाए कि आप जैक ऑफ ऑल रहें और मास्टर किसी में ना। एक में आपका स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा कि हम कहाँ क्या करना चाहते हैं। चाहे किसी भी पत्रकारिता का कोई भी छात्र हो। और उसके साथ जो आपने बिहार की चर्चा की थी, निश्चित तौर पर हमने वो आपकी रिपोर्ट पढ़ी थी, 3 दिन पहले आई थी शायद बिहार की। उस पर टाइटल था, बिहार के किसानों का दर्द क्यों नहीं किसी को दिखाई देती। और किसानों की चर्चा चल रही है पिछले कई सालों से, और उस पर आपने एमएसपी से लेकर तमाम इस तरह की जानकारी आपने दी। और एक अच्छी बात पत्रकारों के लिए जो लागू होती है कि यात्राएं करना चाहिए, यात्राएं करनी चाहिए। आप कीजिए, यात्राएं कीजिए, लोग देखिए, ऑब्जर्व कीजिए एक पत्रकार के रूप में। और खासतौर से कृषि पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमें गांव को समझना, गांव के लोगों को समझना, उनकी जरूरतों को समझना, और वहां पर खासतौर से जो आर्थिक स्थितियां हैं, चाहे वो सिस्टम से उत्पन्न हो रही हो, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर उत्पन्न हो, उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं सर। और आपका जो वक्तव्य था, ये सभी बहुत ही गंभीरता से सुन रहे थे। और एक अच्छी बात और कि मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा था, हमारे साथ लगातार सभी प्रतिभागी बने थे और 100 से नीचे तो हो ही नहीं रहे हैं। और साथ साथ हमारे साथ फिर न्यूज नेशन के सीनियर प्रोड्यूसर रजनीश झा सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मतलब सर, मैं रजनीश झा सर से अगर अनुरोध करूंगा, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया इस कार्यक्रम पर अगर आप फीडबैक दे सके तो हम सभी का सौभाग्य होगा। रजनीश झा सर, शायद मेरी आवाज सर तक पहुंच नहीं पा रही, या फिर चैनल में सर बैठे हुए हैं, फिलहाल चैनल में बैठे हुए वो हम सभी को सुन रहे थे। तो हो सकता है कि खबर और तमाम चीज इस तरह की व्यस्तता आ जाती है। तो ऐसे तमाम लोग लगातार जुड़े रहे। और आप सभी से अब अनुरोध होगा कि यदि आपके जहन में कोई प्रश्न हो या फिर आपके सत्र को लेकर किसी भी तरह की कोई क्यूरियोसिटी हो, तो आप सर से समझ कर सकते हैं। सर हमारे बीच मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन एक एक करके। आप में से किसी के पास कोई सवाल, जवाब, कोई जिज्ञासा? मेरा तो पहले शुरू होने से पहले खत्म हो गया। गायत्री मैम, it's Dr. Gayatri Rai. It's Dr. Gayatri Rai from Jaipur. मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, अगर स्टूडेंट एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड भी है, सीखता भी है, उसका इंटरेस्ट है एंड ही वांट्स टू फॉलो दैट, पर उसमें इशू ये आता है कि सिर्फ एक एग्रीकल्चर जर्नलिज्म करके या फॉलो करके उसको जॉब ऑप्शंस बहुत नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज है। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स सारे ही ऐसे हैं जिनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है, जो गांव में जाना पसंद नहीं करते या जो इसको सीखना नहीं चाहते। व्हाट आर द ऑप्शन लेफ्ट विद दैट? अगर वो सिर्फ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म बीट को पकड़ते हैं तो आगे फ्यूचर में दिक्कत आती है। इसका सोल्यूशन कहीं मीडिया से भी आना चाहिए, तो आई थिंक सिचुएशन विल बी बेटर। इस पे अगर आप कुछ एक्सप्लोर कर पाए। गायत्री जी, थैंक यू। आपका सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि चिंता भी इसी बात की है कि खेती को कौन पढ़ना चाहता है और कौन इस पे इन्वेस्ट करेगा। क्या कोई मीडिया हाउस जो है वो खेती पे इतना इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब किसान आंदोलन करने दिल्ली आते हैं तभी वो इतना करेंगे? वो हम भी हो सकते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मैं गाँव ऑपरेशन में इतने दिन तक मतलब मैं फील्ड में काम करता रहा। देवेंद्र शर्मा को सब आप लोग जानते होंगे, जानते हैं शायद। देवेंद्र शर्मा जी मोहाली में रहते हैं, और उनसे जब आप बात करेंगे तो वो जानते हैं क्या बोलेंगे आपको। वो बोलेंगे कि वो इतने मतलब जो भी आज बन पाए वो इसलिए बन पाए हैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने उनको 10 साल तक फील्ड में रहने का मौका दिया था। 10 साल तक उनका जो वो फील्ड रिपोर्टर थे, 10 साल तक रहते थे वो, मतलब फील्ड में रहे, और संस्थान उनको सैलरी सब कुछ करता था। यानी कि वो जो कुछ वो बन पाए उसमें उनके अखबार का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन क्या आज इतना कोई मीडिया संस्थान जो है वो इतने दिन तक वो एक, हाँ उन्होंने ये भी बताया कि कई उनको एक स्टोरी करनी थी जिसके लिए उनको 3 महीने तक उन्होंने कोई स्टोरी नहीं की, वो उसी पे काम करते रहे। लेकिन आज जब कंटेंट राइटिंग 200 शब्दों के पीस का जमाना है, तो क्या ऐसे में कोई संस्थान इतना पेशेंस रख पाएगा? जवाब थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, कृषि पत्रकार यहाँ पे हमें थोड़ी चालाकी रखनी है, थोड़ी सी अपनी बात रखनी की। कृषि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ यही नहीं कि धान में गेहूं आ गया
या जो है इस बार जो है पल्सेस इंपोर्ट होंगे तो क्या होगा। जब आप खेती जैसे जैसे आप उसमें समझते चले जाएंगे ना, जैसे जैसे आप रूरल में घुसते चले जाएंगे, आपको हजारों हजार कहानियां मिलेंगी। तो आप एक कृषि पत्रकार को ज्यादा बड़े रूप में अपना एक रूरल जो जर्नलिस्ट है ना, आप उसको कहना शुरू करेंगे तब आपके पास रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरे कई सारे साथी हैं जो गांव कनेक्शन में लिखते हैं, इसके अलावा वो भारत के अलग अलग जगहों की वेबसाइट में लिखते हैं जहां पे उनको फ्रीलांसिंग के तौर पे जुड़े हुए हैं और वो अच्छा सा काम कर रहे हैं। मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अभी कई सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने अलग अलग विंग शुरू की है, मैंने सुना है उसमें कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में जो फूड इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर, वही तो लोग ज्यादा कह रहे हैं ग्रोथ करते नजर आएंगे। भले वो किसी के हाथ में हो, लेकिन तो वहां पे ऐसे लोगों की जरूरत तो रहेगी जो खेती को, जो गाँव को समझते होंगे। मुश्किल वक्त रहेगा, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये तो रहेगा। मुझे लग रहा है कि मैं आपकी बात को कह पाया होगा। यहाँ पे पत्रकार को ध्यान रखना है कि वो सिर्फ धान गेहूं की खबर लिखता ना रह जाए, वो जब बृहद में रूरल कवर करेगा उसके लिए संभावनाएं कम नहीं रहेंगी। जी सर, ट्रू बहुत सर, बहुत ट्रू धन्यवाद। सर। थैंक यू। अगला सवाल हम लेंगे। अगला सवाल रजनीश त्रिपाठी जी। आप मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग में पीएचडी स्कॉलर हैं। अगला सवाल वो करना चाह रहे हैं, रजनीश जी प्लीज। रजनीश त्रिपाठी जी ने हाथ उठाया अपना, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी पहुंच रही है। नमस्कार सर। सर, एक सर, जनसंचार का शोधार्थी होने के नाते दो सवाल एक साथ ही पूछे ले रहा हूं। एक तो यह है कि कृषि प्रधान देश बोला जाता है, ये कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषकों का सबसे बड़ा योगदान है और सबसे ज्यादा चुनौतियां भी उनके समक्ष हैं। लेकिन अखबारों में, विशेषकर हिंदी पट्टी के अखबारों में, क्योंकि अभी पी साईनाथ जी का जिक्र हुआ, अगर ये कहें कि कृषि पत्रकारिता में बड़ा नाम है और बड़ा काम किया, अंग्रेजी अखबार में, हिंदी पट्टी के अखबारों में एक गांव कनेक्शन और एक खबर लहरिया। मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, हरदोई मेरा डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ बिल्कुल पड़ोस का है। गांव कनेक्शन के लिए मैं नीलेश जी से भी मुलाकात है मेरी, मनीष जी से भी। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि हिंदी पट्टी और जो कृषि जगत के जो क्षेत्र हैं, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश, लेकिन हिंदी के अखबारों में स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के लिए जगह नहीं दिखाई पड़ती है। तो एक तो ये बड़ा है कि आखिर ऐसा कब तक या क्या क्या होना चाहिए, जब इतना बड़ा क्षेत्र है तो आखिर क्यों नहीं हम प्रतिदिन एक पेज उसको दे सकते हैं जब अन्य चीजों को दे सकते हैं। दूसरा जो उसी के साथ में है, जो मैडम ने भी सवाल पूछ लिया, तो इसीलिए उसी के साथ में था कि जब तक किसी भी फील्ड में आप देखिए ना, अखबारों के अंदर हम देखते हैं तो क्राइम की खबरों की भरमार मिलेगी, लेकिन जो एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्कोप्स हैं, उन पर बात नहीं हो पा रही। ये एक बड़ी समस्या है। तो क्या आने वाले जो एग्रीकल्चर फील्ड में आने वाले न्यू कमर्स होंगे, उनके लिए क्या सुझाव रहेंगे आपके सर? सुझाव के मामले में मुझे लगता नहीं मैं इतना बड़ा हूँ, लेकिन मैं आपके एक सवाल का जवाब जो आपसे शुरू हुआ वैसे दूंगा। क्या कभी किसी ने सोचा था कि गांव का अखबार जो गांव में शुरू होगा, वो एक दिन 12 पन्ने का, 8 पन्ने का साप्ताहिक अखबार बनेगा, वो भारत का बृहद मीडिया संस्थान बनेगा, वो 4 बार गोयनका जीतेगा, एक बार अभी उसने जो है हमारी रिपोर्टर नीतू सिंह की थी, उन्होंने अभी चमेली देवी अवार्ड जीता है। मुझे खुद कई जगह मतलब छोटे छोटे मोटे लोग बुलाते रहे हैं। ये कभी किसी ने सोचा था ऐसा हो पाएगा? नहीं सोचा था। किसी को लगता ही नहीं था कि ये भी हो पाएगा। और कोई ऐसा नहीं सोचा कि कोई ये भी पहले मैं बता दूं भाई साहब, जो गांव के लोग थे जो लिखते थे ना, कि मैं बताता हूँ कोई कहानी। मैं अरविंद शुक्ला हूँ, मैं चैनल में काम करता था। मैं लिखता क्या था, अरविंद शुक्ला लिव इन गाजियाबाद फ्रॉम लखनऊ, जबकि मैं बेसिकली मैं हूँ बाराबंकी का। ठीक है, मेरे पिताजी खेती करते हैं। मेरे पास उनकी कोई ऐसी फोटो नहीं थी जो मैं डालता मैं, क्योंकि मुझे ना एक स्टेट मतलब मेरे अंदर भी एक मन में था कि भैया वो किसान है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो कभी किया ही नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं घर से लिखता हूँ, मैं देहाती हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। अरविंद शुक्ला लिव इन लखनऊ फ्रॉम बाराबंकी, और बाराबंकी ने मैं टाणपुर लिखता हूँ, वो घर से लिखता हूँ। मेरे साथ जो मेरी फोटो अभी भी मेरी डीपी जगह लगी हुई है, वो मेरे पिताजी बनियान में है, मेरा बेटा जो बेटा है वो बनियान में है, और मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। ये बदलाव जो है ना, ये बहुत छोटा नहीं है। आपको गांव को लिखते हुए, गांव की बात करते हुए अगर आपको शर्मिंदगी नहीं हुई है ना, अगर आपके अंदर झिझक नहीं आई है, तो ये बदलाव आया है। पढ़ने वाले अगर पढ़ने वाले नहीं होते तो
अगर पढ़ने वाले लोग नहीं होते तो मुझे इतनी सैलरी पे यहाँ पे गाँव का नहीं रख पाता, है ना। और आप मुझे कभी नहीं बुलाते हो, यहाँ पे भी नहीं आते, और आपको भी गाँव में जाने है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गाँव मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि पढ़ते हैं लोग, तभी तो लोग चल रहे हैं, तभी तो लोग खबर लिखते हैं, तभी तो कई सारे संस्थान, बहुत सारे अभी खेती को लेकर इतने सारे देखो यूट्यूबर्स इतना अच्छा काम करते हैं, कितने कई सारे अलग अलग संस्थान है जिन्होंने अच्छा सा काम किया है और वो करते हैं। और एक बात और कि आपने देखा होगा कुछ, हाँ ये सही बात है कि कुछ समय पहले था सिर्फ मार काट दंगा फसाद, गांव खबरें तभी आती थी जो जो उनके यहाँ ऐसा हो गया, उनकी लड़की के साथ ऐसा हो गया, उन्होंने दो को मारा ऐसी कर। लेकिन अभी लिखा जाता है कि उन्होंने लेमन ग्रास काट करके, गेहूं उगा करके या डीजल के बिना ऐसा करके खबरें आती हैं। थोड़ा सा बदलाव तो हुआ है, लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जितने और चीजों के लिए हम आंदोलित रहते हैं या और चीजों के लिए मन में रहते हैं, उन सब के उन सबको लेकर के भी इतनी ही गंभीरता से अपनी बात रख सकें। आप लोग भी क्या देखिए, आप इतने सारे लोग हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, उस आप में देखिए इतने सारे अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, मैं आपको नहीं जानता, ये मेरा दुर्भाग्य है ना कि मैं आप मतलब जो खेती में अच्छा काम, आप में से जो 91 लोग हैं, इनमें से कई सारे लोग अच्छा खेती में काम कर रहे होंगे, कई सारे अच्छे पत्रकार होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन ये मुझे जानना चाहिए था, आपको किसी न किसी हद में गांव कनेक्शन या दूसरी चीजों को जानना चाहिए था, और भी लोगों को जानना चाहिए था, हो सकता मुझसे भी आपका परिचय होता, हम नहीं कर पाए, ये हमें करना चाहिए था। हमको अपने संपर्क को डेवलप करना चाहिए और अपनी बातों को उतनी ही गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आप देखिए अखबारों में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया ने वो बातें खत्म कर दी है, जरूरत नहीं है कोई अखबार नहीं छापता ना छापे, कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता ना दिखाए, आपके पास ट्विटर है, आपका सोशल मीडिया है, आपका फेसबुक है, आप दिखाइए, आपको लोग देखते हैं और आपकी बात रखी जाएगी। ठीक है, उनकी अपनी मोनोपोली रहेगी तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि वो जीते हैं ना लोग, हम लोग भी जिएंगे। ये रहा एक सवाल आपका, और कौन सा था मैं भूल गया। रजनीश जी आपने दूसरा कोई सवाल किया था, मैं भूल गया उसको। दूसरा सवाल ये था कि जो जी आपकी आवाज नहीं आ रही जो है, हिंदी आपकी पट्टी आवाज का नहीं आ रही। क्षेत्र है, हाँ जी हाँ अभी आ रही है। रही है। जी 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 हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कृषि का जो क्षेत्र ज्यादा इधर डेवलप हुआ, उन क्षेत्रों में, या ये कहें कि जैसे सबसे बड़ी बात आती है कि यूट्यूबर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आज भी कृषि गांव का ही विषय है, लेकिन गांव में यूट्यूबर्स को देखने वालों की, या ये कहें कि वेबसाइट पे जाने वालों की संख्या उंगलियों पे गिनने लायक है। और ऐसे में मेरा अपना मानना था कि प्रिंट मीडिया को जो है कम से कम हफ्ते में, एक जागरण ने पहल जरूर करी थोड़ी सी, खेती खलिहान करके उन्होंने अपना, लेकिन वो भी एक आती है जैकेट और वो अलग से आती है, उसका उन्होंने कॉस्ट निर्धारित कर दी। तो ये एक बड़ी समस्या थी कि गांव कनेक्शन ने उसको दूर किया। मैं इसलिए कि मैंने गांव कनेक्शन को बड़े नजदीक से देखा है, क्योंकि हरदोई लखनऊ के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ। लेकिन मेरा ये कहना था कि कम से कम हिंदी पट्टी के अखबारों में भी एक पेज स्पेसिफिक हो जाएगा अगर, तो ऐसी एक मुहिम कम से कम चलनी चाहिए। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि आखिर कब तक कितने बड़े फील्ड को इग्नोर किया जाएगा और ये कहते रहेंगे कि पब्लिक पढ़ना शुरू करेगी तो फिर, जबकि ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मीडिया एजेंडा सेट करती है और वो खबरें चलने लगती हैं। कभी कोई सर्वे नहीं होता कि कौन सा लोग पढ़ना चाह रहे हैं न्यूज, कोई नहीं मारकाट पढ़ना चाहता है। भास्कर ने 9 नेगेटिव न्यूज चलाई और लोग उस दिन का इंतजार करते हैं। तो इनिशिएटिव्स लेने का टाइम भी है अब। हाँ बात सही है। दरअसल इसमें मतलब ये तो मेरे पहुंच से बाहर का मुद्दा है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, खेती जो सब्जेक्ट है वो गांव का नहीं है। खेती सब्जेक्ट है आपके विषय का, खेती सब्जेक्ट है आपके किचन का, खेती सब्जेक्ट है आपके इकोनॉमी का। अभी आपने देखिए पिछले साल खेती जो आपने बताया कि कोरोना की पहली लहर में हम बच गए, हम रहे, क्योंकि हमारे पास इतना भंडार रखा हुआ है। जो 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है 5-5 किलो, वो इसलिए रखा था कि किसानों ने पैदा किया था, क्योंकि उनके अनाज के भंडार जो है भरे हुए थे। पिछली बार क्या हुआ, सब कुछ होते हुए भी तबाही नहीं मच पाई, क्योंकि एक भरोसा था कि किसान खेती में किसान ने पैदा किया, आपका रखा हुआ है। इस बार अगर ये मानसून की यही हालत रही ना, तो आप मतलब लोग तरस जाएंगे खाना खाने को। तो खेती जो सब्जेक्ट है वो गांव का नहीं है, खेती सब्जेक्ट है आपके किचन का, आपके ड्राइंग रूम का सब्जेक्ट है, खेती सब्जेक्ट है चर्चाओं का। तो इस वो जिस दिन लोग समझ जाएंगे ना कि मुद्दा क्या है, वो हो जाएगा। और रही बात इनिशिएटिव की, तो जाहिर सी बात है अखबारों को लेना चाहिए, लेकिन अभी तो इसमें
मतलब ये तो उनको तय करना है कैसे करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि आप जितने सारे लोग हैं अगर कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर जाके बात रखेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा संस्थान सुन लेगा किसी दिन जो अपनी तरफ शुरुआत कर देगा और ऐसा किया करेगा। और हम बाकी तो क्या है कि उनको तय करना है। मतलब हमको पढ़ना है ना तो आपको पढ़ना है ना तो हम जाएंगे ना। आपको आप गांव कनेक्शन पे जाएंगे, खबर लहरिया पे जाएंगे, बेटर इंडिया पे जाएंगे, जहां भी आपको जाना आप जाएंगे, आपको ढूंढ के मिलेंगे। ऐसे यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे जहां पे बहुत अच्छा सा काम होता है, बहुत अच्छे से वो हिंदी अंग्रेजी में करते हैं। तो बस मैं तो कहूँगा ये अधूरा सा मेरा जवाब है, जो मेरे पहुंच के बाहर का था, इतना ही है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम जो अच्छा हो रहा है वो पढ़ें, जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं हम उनको प्रोत्साहित करें। फिर शायद कुछ बात बदले। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आपने सही कहा कि पहल तो हमें भी कुछ करनी होगी। और कुछ चीजें हैं कि जब कुछ चीजों की हम डिमांड करते हैं, कुछ अपने स्तर पर छोटी छोटी चीजें बनाना शुरू करते हैं, लोग समझ रखना शुरू करते हैं, तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, लोग उसके आदी होते हैं और उसका भी एक ट्रेंड अचानक कर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर हमें भी और हम हमारे जो छात्र हैं हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने स्तर पर उन्हें पहल करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और ये प्लेटफॉर्म ही है, ये एक पहल भी है कि जिसके कारण हम अपनी बातों को एक दूसरे से साझा कर पा रहे हैं। इस पर विचार करने के लिए हम अब इस पर बाध्य होंगे। तो इसके साथ ही हालांकि हम ये अब बीत चुका है, आपका जो सत्र का जो समय था। किसी आप सभी स्टूडेंट ने हम कोई सवाल नहीं पूछा? जी सर। अरुण जी कह रहे किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल मन में नहीं आया किसी को उसके? ये बात वहां तक पहुंची नहीं जी थी और आप मुझे में से लगा कोई थोड़ी और भारी है हो जो जाएगी वो। सवाल पूछना चाहेगा? आप जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, जितने छात्र हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप के जहन में कोई सवाल हो। देखिए, एक स्वस्थ संचार के लिए, कंप्लीट संचार के लिए फीडबैक होना भी जरूरी है। और इससे पता चलता है, इससे जो वक्ता है, जो लोग हैं, जो हम सभी हैं, हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है। यदि और किसी के जहन में कोई सवाल हो। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। पहले जी हेलो सर, मेरी आवाज़ मैं सुन आपसे पा रहे अनुरोध करूंगा कि अपना परिचय दें, उसके बाद सवाल पूछना। हाँ सादिया, आवाज आ रही है। हैं? जी सर, मेरा नाम सादिया नूर है। मैं बीजेएमसी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, काशीपुर उत्तराखंड से। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने एक बार किसान की फैमिली से थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश की थी। वो मेरी रिपोर्टिंग का पार्ट था, एक एक्टिविटी का पार्ट था। तो जब हम किसानों से जुड़ते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप हमें अपनी परेशानियां बताइए, कहानियां बताइए, तो वो कहीं ना कहीं हिचकते हैं। तो सर मेरा ये सवाल है कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते वो कनेक्शन कैसे मेंटेन किया जाए कि वो हमसे कंफर्टेबल हो और अपनी स्टोरी हमसे शेयर करें। अच्छा है, मैंने इसका जिक्र किया था लेकिन फिर से करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा था ना कि आपको एक मूवी थी क्या नाम था उसका? गॉर्डन। उसमें एक खत आता है, इसमें लिखा होता है कि अ, गाय ने बच्चा दिया है, छत गिर गई है, बाढ़ आ गई है, बाकी सब ठीक है। तो किसान को लगता है कि उनके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो उनकी बात को सुन सके, इसीलिए वो कई बार वो चीजें बताते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको परेशानी जानने से ज्यादा है कि समझना पड़ेगा। अच्छा आप गए आपकी भाषा में गए तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि दो चार शब्द हमारे अंग्रेजी के आ जाते हैं, तो पहले तो यही भयभीत हो जाता है कौन आया है, क्योंकि वो लेखपाल से, क्योंकि वो पटवारी से, क्योंकि ऐसे लोगों से पहले से इतना त्रस्त होता है वो बैंक के लोन मांगने वालों से, सोचता है कि कोई ऐसे पहन के आज पर दूर रहो। फिर दूसरी बात आती है कि वो बात तो क्यों बताए, कौन हो आप ये सोचिए आप कौन हो, आप पत्रकार हो, कहीं पे होगे तो क्यों आपको बात बताए। यहाँ पे जरूरी है आपके साथ उसका रिलेशन डेवलप हो। रिलेशन तब डेवलप होगा जब आप उसके धरातल पे जाके उससे बैठ के बात करोगे। अगर वो मेड़ पे बैठा है ना, आप भी मेड़ पे बैठेंगे ना, थोड़ी देर समझेंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा उसके हाथ का पानी पियेंगे, तब उनको लगेगा कि यार ये लड़का, ये लड़की, ये पत्रकार, ये बाबूजी जो आए हैं ये शायद कुछ समझ जाएंगे। आप वहां 5-6 मिनट समय बिताओगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा इसके साथ दिक्कत क्या है। तो मैं उनको उनकी हाँ भैया, अच्छा दादा, तो धान इस बार खराब हो गए ना, मतलब ऐसा बारिश नहीं हुई, धान क्या करना पड़ा, इससे पहले गेहूं में क्या हुआ था। तब वो अपनी बात को मतलब ये जो
सही के एक्चुअल जो किसान है, जो मार्जिनल किसान है, तब वो खुलेंगे, वो बताएंगे कि भैया इस बार तो सब बारिश ले ही गई है, अगली बार तो ऐसा था, फिर इससे ये हो गया। देन आपको एक मतलब इसका सीधा फंडा यही है कि आपका उनके साथ एक रिलेशन हो, एक बॉन्डिंग हो, और उनको लगे कि तुम उनके लिए आए हो, आप उनके लिए गए हो, आप उनके दर्द समझने के लिए गए हो, तब तो अपनी बात बताएंगे, वरना कोई क्यों पर्दे खोलेगा। और ये बात तो आपको सिर्फ यही में नहीं, आप जब कोई क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहे हो, जब ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, तब भी आपको कोई कुछ नहीं बताएगा जब तक उसको ट्रस्ट नहीं हो जाएगा कि आप उसके लिए गए हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे मिल गया जवाब। किसी और के ध्यान में कोई सवाल? हालांकि समय हमारा कंप्लीट हो रहा है, इसलिए आखिरी सवाल हम लेंगे। यदि किसी के ध्यान में कोई सवाल हो तो आप तो हमारे समक्ष रख सकते हैं। ठीक है अरुण, आगे बढ़ते हैं। सर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है अभी। ठीक है, तो साथियों हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर आपका जो वक्तव्य था हम सभी के लिए बेहद ज्ञानवर्धक था, और निश्चित तौर पर मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने काफी कुछ पूरा समझा, सीखा, एक नए आयाम को मैंने समझा, तो ये हम सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और बाकी जो सर ने बात कही है, मैं अभी अपने सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप एक पत्रकार होने के नाते चीजों को सीखिए, और जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सर ने बताई, कैसे विषय का चयन करें, किस तरह से लोगों से रूबरू हो, कौन कौन से मुख्य चीजें हैं जिस तरह से ध्यान रखनी चाहिए, किसानों की जो व्यक्तिगत जो जीवन है उसको समझना, ग्रामीण जीवन को समझना, उसके साथ यात्राएं करते रहिए, क्षेत्र की जानकारी रखिए जहाँ जा रहे हैं आप। तो इन सारी तमाम चीजों को हमें समझना है, और उसको आगे हम कैसे एक अच्छे पत्रकार के रूप में उभरे, इसको हमें साध्य करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अपने जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मणि जैसा सर को आमंत्रित करना चाहूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए, और इसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त। थैंक यू अरुण। जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि हमारी एक लिमिटेशन है कि 100 पार्टिसिपेंट्स से ज़्यादा हम एंटर नहीं कर सकते, और लगभग मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था हमारे साथ में, और जिसमें हमने देखा कि 100 तक लोग बने रहे। अभी 94 हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो 100 रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे वेबिनार के जो विषय, हमने कोशिश की है कि वेबिनार का विषय और वेबिनार के वक्ता ऐसे चयन किए जाएं जो करंट में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ उनका एक अपना नेम और फेम हो, साथ ही साथ उनसे हमारे प्रतिभागियों को कुछ ऐसी जानकारियां मिल पाएं जिसका लाभ उठाते हुए वो अपने जीवन में जो भी कोर्स कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ में केमिस्ट्री के लोग हैं, हमारे साथ में फिजिक्स के लोग हैं, हमारे साथ मैथमेटिक्स के लोग हैं, और बहुत सारे तो BBA BCA के भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो मास मीडिया को समझना चाहते हैं। और तो और आज हमने जब इस कार्यक्रम की भूमिका बनाई थी तो कृषि पत्रकारिता को लेकर बना रहे थे, जो हमने कहा कि हम एक ऐसे चीफ गेस्ट को रखेंगे साथ में जो खुद कृषि विभाग के डायरेक्टर हैं। तो सर ने निवेदन स्वीकार किया। एक सवाल भी था, लेकिन मैं सर से वो पर्सनली सवाल पूछूंगा भी डायरेक्टर सर से कि क्या कृषि जो BSc करते हैं लोग, जो MSc करते हैं एग्रीकल्चर में, तो क्या उन्हें जर्नलिज्म नहीं पढ़ाया जाना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, या अगर पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि हमारे जो हमारी जो सवाल है हमारे जो अभी निकल के आए हैं कि इस फील्ड में स्कोप हो सकता है या नहीं, तो वो उसे हो सकता है फुलफिल करें अगर हम इन चीज़ों को उस विषय में शामिल करेंगे। तो इस पर हम लोग काम कर सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन धन्यवाद ज्ञापन के इस पड़ाव में मैं फिर से आदरणीय अरविंद शुक्ला सर का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ने हर बार होता है कि कीमती समय मिलता है, लेकिन इस समय सर के लिए वाकई तो कीमती समय था। सर बहुत रेस्ट करते थे, लेकिन इन्होंने इसको किया, सर ने आयोजन किया, सर आए हमारे बीच में। सर 3 बार मंदसौर आए हैं, लेकिन दुखद रहा कि हम मौजूद नहीं थे। लेकिन अब एक उम्मीद है कि अब आपकी बार जब भी आप आएंगे विश्वविद्यालय आपकी खातिरदारी के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, और हम चाहेंगे हमारे छात्रों को आप कम से कम 1 हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो किसी पत्रकारिता में करियर बनाने के लायक हो जाए। तो ये हमने पहले से आपसे रिक्वेस्ट कर ली है। उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य ठीक होने के बाद, कोरोना ठीक होने के बाद, कोविड-19 के रेगुलेशन ठीक चेंज होंगे तो आप जरूर आएंगे हमारे बीच में। तो इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय परिवार आपको इनवाइट कर रहा है। आप हमसे जुड़े, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे वक्ता के तौर पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर सर डॉक्टर दीपक खेर सर, आपने हमें कीमती समय दिया। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आप हमारे बीच में रहे,
बहुत व्यस्तताएं आपकी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हमें सुना, हमारे स्पीकर को सुना आज, और हमारे पार्टिसिपेंट्स के जो सवाल थे उनको आपने अपने सामने रखा। तो एक गरिमा जो हमारे इस आयोजन की बनी रही, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अरुण, आपके संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली मैम, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे छात्र जयेश आचार्य, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो जिनके बल पर हम हैं, उनके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वेबिनार की अगली सीरीज के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को, आप हमारे वेबसाइट के पेज को, हमारे व्हाट्सएप लिंक को देखते रहें। जाहिर कि हम एक नए वक्ता के साथ फिर से उपस्थित होंगे आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का यहाँ पे। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका कि ये अवसर मिला मुझे भी। और ये साथियों, ये तभी सफल हो सकता है जैसा कि हमने इसमें चुना और देखा और समझा है, ये कि हमारा भी कनेक्शन बना रहे और आपके का फीडबैक मिलता रहे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं पत्रकारों के सामने जिनको हम कवर कर सके, तो हम और आप जिन भी माध्यमों से जुड़ सके। मेरा नंबर मनीष जी के पास है। एज ए पत्रकार को आपको लगता है कभी हम जुड़ना चाहिए तो आपका स्वागत है, कभी अलग से बात हो सकती है। और दरअसल कि क्या है कि मैं तो एक ही आदमी हूँ और आप भी एक ही जैसे रहेंगे, तो हम तभी कुछ ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा कर पाएंगे जो हमें आप जैसे लोग मिलेंगे और हम आपस में कहीं मिलते हैं, कुछ बात करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो मिल पाए, चाहे वो फोन पे मिल पाए या कहीं ऐसे सेमिनार में, तो एक दूसरे से अपने बातें साझा करेंगे। हो सकता है जो मैंने अभी तक किया है वो सब गुड़ गोबर हो, और जब आज से शुरू करो वो अच्छा हो। उसके लिए जरूरी है कि कुछ नया आता रहे, और नया तभी आ सकता है जब आप जुड़ेंगे, कुछ नई बातें बताएंगे। तो मैं आपसे जब कुछ जानने को इच्छुक हूँ। जिस भी माध्यम से आप जुड़े हैं, रहते हैं, तो क्या क्या बोलते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब लाइव, जहाँ पे भी हैं आप, अगर आप एक लिस्ट में मुझे अपना है तो मैं आपको मिलूंगा, फॉलो करूंगा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, और आप मुझे ढूंढ सकते हैं तो वहां मिलिए, और ताकि हम सब जुड़े रहें और हर बार को नया चर्चा करें। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ जरूर कर जाएंगे। इस 90 में से अगर हम 8 लोग जुड़ के कुछ काम करते हैं तो मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, और हमें उस 8% के अच्छे पे चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। और हमारे साथ जितने भी सहभागी जुड़े रहे उन सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण सूचना की, स्वर्ण विश्वविद्यालय का जनसंचार विभाग मास्टर्स शुरू कर चुका है, MAGMC, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ 2 सर्टिफिकेट कोर्स, फोटोग्राफी 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स है फोटोग्राफी में, और 6 मंथ का एक और सर्टिफिकेट कोर्स है फिल्म मेकिंग में। तो जो भी आप प्रतिभागी जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे फेसबुक पेज के माध्यम से, चाहे वेबसाइट के माध्यम से, या फिर इसी वेबिनार के माध्यम से। आप सभी को हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिला होगा, तो आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहें तो हमसे साझा कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज जब कृषि पर बात हो रही है, कृषि पत्रकारिता पर, तो एक संचार का जो सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है सिनेमा, तो हमारे जनसंचार विभाग अभी एक पर एक काम भी कर रहा है। यहाँ मंदसौर में अभी की खेती होती है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ छात्र जो है उन्हीं को जोड़कर हम ये काम करना शुरू कर रहे हैं। तो अभी नए सत्र के लिए भी एडमिशन प्रारंभ है, तो जो लोग चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी लोग इस सत्र में जुड़े रहें, आप सभी को मेल के माध्यम से या फिर संबंधित ग्रुप में आप सभी को फीडबैक लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे होने वाले वेबिनार में की जानकारी आपको जल्दी मिलेगी, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी पुनः धन्यवाद।